हाँ, तो इधर ध्यान दो ना। हम्म, हम लोग कल देखे थे, क्या देखे थे हम लोग कल? जल प्रदूषण। मैं तो कल नहीं जुड़ा था। हाँ हाँ, कल नहीं जुड़े थे। वो तो जल प्रदूषण देखे थे। आगे का चैप्टर जी। ये भौम जल तथा भौम जल स्तर, इसका एक वीडियो बना करके मैं आज डाल दिया हूँ। जी देखा। हाँ, देख लिए ना। जी। तो भौम जल तथा भौम जल स्तर में वही है, वीडियो में जो डाला हूँ वही बात है, उसको 2-3 बार देख लेना। और जी। जल प्रबंधन के बारे में भी उसमें बता दिया हूँ मैं। जी। अब अगला हम देखते हैं वर्षा जल संग्रहण। ये इस अध्याय का अंतिम बिंदु है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जी। अध्याय के आखिर में दिया है, इसका मतलब ही समझ सकते हो कि पाठ के अंत में कोई भी चीज निष्कर्ष के रूप में मुख्य बिंदु को ही रखता है। जी। कितनों बड़ा कहानी को सुनते आओगे और अंतिम में वहां वहीं पर क्या बोलते हैं, वही है प्रसाद। पूरा पूजा पाठ सुनते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, लास्ट में खाने के मिलता है ना, जी। प्रसाद मिलता है, प्रसाद खाते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो उसी प्रकार से इस पाठ के अंत का ये प्रसाद ही है, समझ लो। तो वर्षा जल संग्रहण, जल पाठ को शुरू से आखिरी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम जल के उपयोग के संबंध में, जल के प्रदूषण के संबंध में, जल कितना महत्व का चीज है उसके बारे में जानना, और उसके रख रखाव कैसे करना, उसी तारतम्य में ये जो भाग है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल कहने का मतलब है वर्षा का जल, ठीक है ना। जो हमारे भारतवर्ष में हर 4 महीने जून जुलाई अगस्त सितंबर करके 4 महीना वर्षा होता है। हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होते रहता है, और ऋतु परिवर्तन के साथ साथ 4 महीने का जो वर्षा जल, इसको चौमासा भी कहते हैं। जी। सांस्कृतिक रूप से हम पढ़ें तो इसको चौमासा कहते हैं। ये 4 माह जो है, एक कहावत है, 4 माह, 4 माह पूरे पुराने लोग बोलते थे कि यदि पूरे 12 महीने में चौमासा को घटा दो तो कितना महीना बचेगा। तो 4 महीना को घटाने से आदमी लोग बोलते हैं कि नहीं, 8 माह बचेगा ना। जी। 12 महीने में 4 महीना घटा दो तो 8 महीना बचेगा, लेकिन इसका मुख्य अर्थ और आशय ये होता है, एको महीना नहीं बचेगा, ये सही उत्तर है। जी। कैसे नहीं बचेगा? यदि 4 महीना वर्षा नहीं गिरा तो पूरा हम लोग खाएंगे क्या? फफा। जी। तो फफा भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो ये, हाँ। तो पूर्वजों के हमारे इस बात से भी जल के महत्व का जो है प्रतिपादन हो रहा है ना। जी। मतलब ये 4 महीना नहीं तो 12 महीना पूरा बेकार है, किसी काम का नहीं है। खेती बाड़ी नहीं होगा तो हम जी। कैसे खाएंगे पिएंगे। और हम, जहां तक सवाल है, हम सोचते हैं कि पानी नहीं होगा तो हम पिएंगे क्या, यही बात सोचते हैं ना। जी। लेकिन पीने का ही सवाल नहीं है, खाएंगे भी क्या। पानी गिरेगा नहीं, फसल उत्पादन होगा नहीं, चावल पैदा होगा नहीं, दाल पैदा होगा नहीं, पेड़ पौधे उगेंगे नहीं, बिना पानी का कहाँ से होगा। तो इन महत्वपूर्ण चीजों के कारण जल जो है, एक उक्ति आज ये भी कहा गया, जल ही जीवन है। क्या कहा गया है? जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। यदि जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है ना। जी। इसलिए ओडिया में कहा जाता है, पानी थाऊ बंधो बांधो रे कुमोरो, बोलते हैं ना। हाँ, टीका गोविंद चंद्र एक ठो जी। हमारा ओडिया ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, जी। पानी थाऊ थाऊ बंधो बांधो रे कुमोरो। और
पानी सरी गले तो हंसा उड़ीब पिंडो हेबो नरखार। ये 2 लाइन बोलते हैं ना। जी तो इसका मतलब भी यही होता है कि जल को रहते रहते उसको संग्रहण और उसको प्रबंधन करने का व्यवस्था कर लो। यदि जल समाप्त हो जाएगा, बह करके चला जाएगा, वर्षा काल खत्म हो जाएगा और तुम जल की व्यवस्था करने चलोगे, तब पानी पूरा बह करके नदी के माध्यम से चला जाएगा कहाँ? समुद्र में। जी और समुद्र में चला जाएगा, समुद्र में चले जाने के बाद क्या होगा? जब समुद्र में चला जाएगा तो समुद्र में चले जाने के बाद क्या होगा कि जो समुद्र मतलब पिंडो है वो न रखा रहो तो हंसा उड़ी वो, मतलब यहाँ पर पूरा रूपक दिया गया है। रूपक ये है कि जल जब तक तालाब में जल रहेगा तब तक तो हंस उसमें तैरेगा, जी और यदि जल ही खत्म हो जाएगा तो हंस उड़ जाएगा। पानी नहीं रहेगा तो हंस जी थोड़ी रहेगा जी वहां। जी तो वो हंसा का मतलब ये हमारे तालाब में पालने वाला हंसा भी है, और वो हंसा का मतलब हमारा जीवन भी है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जल का प्रबंधन पहले से करना है। यही है वर्षा जल संग्रहण। जो वैज्ञानिक शब्दावली में हम देखेंगे तो हम इसको इसी को कहते हैं वर्षा जल का संग्रहण। अब वर्षा जल का संग्रहण कैसे करेंगे? वर्षा जल का संग्रहण कैसे करेंगे? तो जो शासन देखो हमारे अपने आपके स्कूलों में क्या है, ऊपर में जो छत के ऊपर जो पानी गिरती है, उस पानी को चारों तरफ से एक मेड़ी बना करके पानी को रोक करके उस पानी को एक पाइप के माध्यम से उस बिल्डिंग या हर एक के घर के पीछे में कहीं पर एक गड्ढा, एक ट्रेंच खोद करके सारा जो वर्षा का जल है उसको भूमिगत जल के अंदर, भूमि के अंदर प्रवेश कराना। ये मुख्य चीज है, जी ये प्रवृत्ति है। इस विधि के माध्यम से हम सारे वर्षा का जल को संग्रहित कर सकते हैं। अन्यथा हम अपने टंकी में तो नहीं भर के रख सकते हैं पूरा वर्षा को। जी यह तालाब है तो तालाब में संग्रहित होगा, लेकिन तालाब में कितना होगा? एक तालाब होगा। जी लेकिन यहां हमको तालाब की बात करनी है, जमीन के अंदर जल को प्रवेश कराना। और हमारे जो भौम जल है, भौम जल अभी मैं जो वीडियो बना के डाला हूं भौम जल और भूमिगत जल के बारे में, मेरा यूट्यूब में शेयर किया हूं। तो उसके आधार पर जो भौम जल है उसके स्तर में वृद्धि होगी। भौम जल के स्तर में वृद्धि होगी, और जब भौम जल के स्तर का वृद्धि होगी तो हम उसको अपनी इच्छा अनुसार जब हम चाहें तब उसको यंत्र के माध्यम से, बोर के माध्यम से, कुआं खोद करके या तालाब खोद करके हम उस जल का उपयोग अपने दैनिक कार्यों के लिए कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण वही है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं। भवनों के ऊपर में जो छत का पानी है उसको एक व्यवस्था के माध्यम से नाली और पाइपलाइन लगा करके उसको एक घर के बगल में ही एक बड़ा सा हौदा खोद करके उस जमीन के अंदर उस जल को प्रवेश कराना। और जमीन के अंदर जब जल प्रवेश हो जाएगा, वर्षा जल का प्रवेश मतलब प्रविष्ट हो जाएगा जल, तो वो हमारे भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि करेगा। जो हमारे पृथ्वी के नीचे मट्टी जो निर्माण हुआ है उसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, मिट्टी में छिद्र होता है। उस छिद्र वाले अवकाश वाले जगह में जल अवशोषित होकर के उस पूरे क्षेत्र में जल का एक लेवल बनता है, जिसको हम खोदते हैं तो एक निश्चित दूरी पर, निश्चित गहराई पर हमें वो जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? जी सुनाई दे रहा है ना? जी तो ये है वर्षा जल संग्रहण। और वर्षा जल संग्रहण के बारे में आप लोगों के स्कूल में लगा हुआ है? नहीं नहीं लगा है? जी
वर्षा जल संग्रहण का जो यंत्र है वो नहीं लगा है आप लोग के उसमें? जी। हाँ, तो हमारे स्कूल में माध्यमिक शाला हेडखिचा में तो लगा हुआ है। बाकी जो पीछे तरफ जो हौदा खोदा हुआ है वो खोदा हुआ उतना कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। आजकल देखो सारे जगह शासकीय शालाओं, शासकीय भवनों और अन्य जगहों में इस प्रकार का वर्षा जल संग्रहण का जो संयंत्र है इसको लगाने के लिए हमारा छत्तीसगढ़ शासन और हमारा जो विभाग है वो जल संवर्धन विभाग, वो संरक्षण विभाग इस पर काम करते हुए इसको सभी शालाओं में, सभी भवनों में लागू करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में वही बात है ना, आने वाले समय में जल संकट गहराएगा। आज तो हमारे पास जल की पर्याप्त मात्रा है, इसलिए जब कोई चीज अनुपस्थित होता है तब उसका महत्व का पता चलता है ना। जी। कोई चीज यदि आपके पास खाना नहीं है तो भूख और भोजन के महत्व का पता चलता है। घर में यदि हर कुछ है तो आपको भूख नहीं लगता है, बिना खाए भी पेट भर जाता है कि नहीं? जी। लेकिन यदि नहीं है, घर में दाना भी नहीं है, तो उस समय पता चलता है कि उस दाना का क्या महत्व है। ठीक उसी प्रकार ये जल के बारे में भी लागू होता है। और जल को पहले से व्यवस्थित करने के लिए आज 10 साल बाद जल संकट आएगा, उससे अच्छा हम हर साल के वर्षा जल संग्रहण को, हम वर्षा जल संग्रहण का ये जो संयंत्र है इसको हम अपने घरों में लागू करके शासकीय भवनों ही नहीं, सारे समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए। किसके माध्यम से? आप विद्यार्थियों के माध्यम से। आप हर एक घर से आते हैं, आप हमारे पास से शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं कि हमको वर्षा जल संग्रहण का संयंत्र लगा करके हमारे भूमिगत जल में वृद्धि करना है और हमको जल का संरक्षण करना है। इस बात को, शिक्षा का मतलब ही यही होता है, सर्वांगीण विकास। आप हमसे क्या ग्रहण कर रहे हैं? शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और उस शिक्षा को आप अपने जीवन में जब उतारने लग जाएंगे, ठीक है ना, जी। अपने जीवन में उतारेंगे, अपने घरों में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, इस प्रकार का पाइपलाइन का व्यवस्था छत से बना करके पूरे पानी को घर के पीछे तरफ कहीं गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर प्रवेश कराएंगे, तब हमारा इस प्रकार का आपको शिक्षा दान करना हमारा सफल माना जाएगा। यदि हम हमारे पढ़ाए हुए सारे विद्यार्थियों में से 10-20% विद्यार्थी ही सही शुरुआत में कोई चीज छोटा होता है, कोई चीज 100% या 100% पूरा नहीं होता है। फिर भी यदि हमारा जब एक भी विद्यार्थी अपने घरों में इस प्रकार का संयंत्र नहीं लगाता है तो हमारा शिक्षा दान करना और जल के प्रति इस प्रकार का संरक्षण का जो व्यवस्था है उसको बताना हमारे लिए कोई महत्व का नहीं सिद्ध होगा। इसको आप ही उसको महत्व दे सकते हैं। आप अपने घरों में, समाज में, पब्लिक में इस बात को रख के, समझा के कि आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाने वाली है, क्योंकि आज शहरों में लोग एक-एक बॉटल पानी ₹15 ₹20 लीटर तो खरीद के पी ही रहे हैं। है कि नहीं? जी। तो इस बात से ही जी। हमको समझ जाना चाहिए। वो उसी चीज को मैं बोला था ओडिया में। टीका गोविंद चंद्र जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, पानी थाऊ बंध बंध रे कुमरो, पानी सरी गले तो हंसा उड़ीब, पिंडो है वो न रखारो। ओडिया में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा भाषा ओडिया है, समझ रहे हो ना। तो जी। वर्षा जल संग्रहण को, वर्षा के जल को एकत्रित कर उसका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। संग्रहण हेतु मकान की छत पर गिरने वाले वर्षा के जल को पाइप द्वारा भूमि में खोदे गए गड्ढों में पहुंचाया जाता है। यह गड्ढा उचित आकार का होता है तथा उसकी दीवारें कंक्रीट की बनी होती हैं। गड्ढे का तल कच्चा होता है, जो नीचे का भाग है वो कंक्रीट नहीं होता है, वो कच्चा होता है जिससे उसमें जल अवशोषित होता है, जिस पर क्रमशः गिट्टी रेत की परत बिछाई जाती है। यह परतें जल के लिए छन्ना का कार्य करती हैं और यहाँ पर जल छनकर तथा रिस कर भूमि में पहुँचता है। इस प्रकार भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। इस जल को हैंडपंप या नलकूप द्वारा निकालकर उपयोग में लाया जाता है। गांव में इस दिशा में ग्राम पंचायतों का भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
उन्हें उस योगदान को निभाना चाहिए, करना चाहिए। उन्हें वर्षा के आगमन के पूर्व तालाबों की निचली सतह की खुदाई करवा लेनी चाहिए, जिसमें गाद और चिकनी मिट्टी भरी होती है, जो कि पृथ्वी के उस नासा छिद्र रंध्र को बंद कर दिए रहते हैं। उसको हटा देने से वो जल अवशोषण के लिए लायक बन जाती हैं तालाब, ताकि वर्षा से प्राप्त जल बाहर बहने के बजाय तल में उपस्थित छिद्रों के माध्यम से भूमिगत जल स्तर तक आसानी से पहुंच जाए। वर्षा के पूर्व छोटे छोटे तालाबों का निर्माण कर भी वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है। पंचायतों के माध्यम से पैसा दिया जाता है डबरीकरण के लिए, लोगों को दिया जाता है कि नहीं? जी डबरी होता है, भूमि समतलीकरण का ये जो व्यवस्था होता है, क्योंकि हमारे खेतों से भी खेतों में जुताई करते हैं तो खेतों से भी बहुत सारा पानी जो है रिस करके जमीन के अंदर जाती ही है ना। जी तो जी इस प्रकार से हमारा जो व्यवस्था है वर्षा जल संग्रहण का, ये हमको हमारे आने वाले भविष्य में भी इस प्रकार से हमको लाभ और उस जल संकट से बचाए रख सकता है। तो जी हित हित अनहित पशु पक्षी जाना और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। और मनुष्य अपना हित को अच्छी तरह से जान सकता है, क्योंकि पशु पक्षी जब अपना हित को जानते हैं तो मनुष्य तो अपने आप ज्ञानवान है, और इसलिए उसको अवसर रहते ही, समय के रहते ही उसको पहले से पूर्व नियोजित ढंग से जल संकट को न आने देने के लिए जागरूक होकर के हमारे पूरे समाज को एकजुट होकर के इस दिशा में एक निश्चित कदम के साथ सहयोग और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये पाठ का मूल जी निष्कर्ष और प्रसाद कहोगे तो यही बात है। जल पाठ का पूरा प्रसाद यही है। ठीक है ना? जी अब इधर जो नीचे प्रश्नावली वगैरह है, हमने क्या सीखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और प्रश्न उत्तर लिखने में जो भी कठिनाई होगी, उस कठिनाई के लिए आप हमें मिस्ड कॉल दें, हमसे मिस्ड कॉल लेकर दे करके उस समस्या का समाधान प्राप्त करें। धन्यवाद। आज के लिए जी इतना ही। ठीक है?